नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव जयराट श्री विश्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुवर शरण सागर जी महाराज जी। तत्वार सूत्र है, धर्म ध्यान दीपक में भी दिया है सब। श्रुत आराधना से जुड़े हुए सभी लोग तत्वार्थ सूत्र अभी पढ़ रहे हैं। चलो बहन रश्मि जी। वरना भैया जी। चलो तत्वार्थ सूत्र में आपकी कोई जिज्ञासा हो, जो अभी अपना तीसरा अध्याय चल रहा है, तो उसमें यदि कुछ चीज समझ में नहीं आ पाई हो तो पूछ सकते हैं। जी भैया जी। तत्वार्थ सूत्र में कुछ पूछना हो आपको तृतीय अध्याय में से। भैया जी वही आपने जो आयु के विषय में बोला था कि देव आयु से संबंधित जानकारी चौथे अध्याय में मिलेगी। अच्छा, वो तो क्योंकि मैं जी जी। आज अपना सूत्र नंबर 32 से चलेगा विषय, तीसरे अध्याय का 32 नंबर का सूत्र है। जम्बूद्वीप का विस्तार एक तो बतला दिया था, 526 सही 6/19 योजन बतलाया था। क्योंकि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र में से भरत क्षेत्र का विस्तार अभी बतलाया था 526 सही 6/19 योजन। अब दूसरी तरीके भैया जी से भी भैया जी एक हम भूल गए थे प्रश्न आपने जब उस समय जब देवियों के विषय में बताया था श्री हृदयति। तो जो भगवान के पंच कल्याणक में देवियां बनाई जाती हैं, तो जब हम्म भगवान के रियल पंच कल्याणक होते हैं तो वही देवियां आती हैं वहीं से। बड़ी देवी होती। अच्छा अच्छा। जी भी बन लगे। सूत्र नंबर 32 पढ़ते हैं। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरतस्य विस्कंभो यानी भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्बूद्वीपस्य यानी जम्बूद्वीप का 90 शतभागा। 90 यानी 90, शत यानी 100, मतलब तो 90वां भाग है। मतलब जम्बूद्वीप का जो विस्तार है पाँच सौ छब्बीस 6/19 योजन निकल आता है। तो दो तरीके से भरत क्षेत्र का विस्तार बतला दिया है, दो सूत्रों में बतलाया है। एक तो बतला दिया था 526 सही 6/19 योजन। दूसरी तरीके से बतला दिया जम्बूद्वीप का वो 190वां भाग है। जम्बूद्वीप के 190 भाग करेंगे तो एक भाग भरत क्षेत्र का आता है। अब आगे और अन्य क्षेत्रों का विस्तार आदि के बारे में बतला रहे हैं।
द्विर्धात्की खंडे। द्विर्धात्की खंडे, इसका मतलब है धात्री खंड नामक दूसरे द्वीप का जो भी विस्तार है, उसमें जो क्षेत्र कुलाचल मेरू नदी आदि समस्त जो है जम्बू द्वीप से दूने दूने हैं। मतलब जम्बू द्वीप का जो वर्णन अभी तक हुआ, उससे धात्री खंड नाम का जो दूसरा द्वीप है, वो सारा वर्णन उससे दूना दूना है। कैसा, इसको ऐसा समझना, जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए लवण समुद्र है, जो जम्बू द्वीप को 2 लाख योजन के विस्तार में घेरे हुए। लवण समुद्र को 4 लाख योजन विस्तार से घेरे हुए धातकी खंड नाम का द्वीप है। फिर धातकी खंड द्वीप में उत्तर व दक्षिण दिशा में एक एक ईश्वाकार नाम का पर्वत है, जो 100 योजन जमीन में तथा 400 योजन ऊंचे पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत लवण समुद्र से कालो नदी समुद्र तक लंबे हैं। इन पर्वतों के कारण धातकी खंड के 2 विभाग, पूर्वार्ध धातकी और पश्चिमार्ध धातकी हो जाते हैं। जम्बूद्वीप में जामुन का वृक्ष होने से उसका नाम जम्बूद्वीप है। तो धातकी खंड में धातकी अर्थात धतूरे का विशाल वृक्ष है। तीसरे तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र। अब देखो, जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र थे, तो धातकी खंड में कितने क्षेत्र होंगे? डबल 14 क्षेत्र होंगे। जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल पर्वत थे, तो धातकी खंड में 14 कुलाचल पर्वत हैं। जम्बूद्वीप में 14 नदियां थीं, तो धातकी खंड द्वीप में 28 नदियां हैं, महानदियां। जम्बूद्वीप में 6 तालाब थे, तो धातकी खंड में 12 तालाब हैं। जम्बूद्वीप में एक सुदर्शन मेरु था, तो यहाँ पर धातकी खंड में विजय और अचल 2 मेरु हैं। देखो, अपन पंचमेरु की आरती बोलते हैं कि 5 मेरु, तो 5 मेरु कहाँ हैं? पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरु हुआ करते हैं। एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में, और 2 अर्ध पुष्कर नामक द्वीप, पुष्करार्ध। तीसरा द्वीप का नाम पुष्कर है, तो उसका आधा पुष्कर लेना। तो इस प्रकार 2.5 द्वीप में 5 रज क्षेत्र हुए, 5 ही ऐरावत क्षेत्र हुए। अब फिर धातकी खंड को चारों ओर से घिरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कालो नदी समुद्र है। जम्बू द्वीप को लवण समुद्र ने घेरा है, फिर लवण समुद्र को धातकी खंड द्वीप ने घेरा है, और धातकी खंड द्वीप को फिर कालो नदी समुद्र ने घेरा है। एक द्वीप एक समुद्र, क्या व्यवस्था है? एक द्वीप एक समुद्र। द्वीप से व्यवस्था चालू होती है और लास्ट में जाकर के समुद्र पर खत्म होती है। इसलिए अंतिम क्या है? शंभुरमण समुद्र है। देखो, लवण समुद्र के जल का स्वाद नमक के समान है, इसलिए इसको लवण समुद्र बोला जाता है। क्षीर समुद्र के जल का स्वाद दूध के समान है, इसलिए भगवान के अभिषेक के लिए क्षीर समुद्र से इंद्रलोक क्या लाते हैं? जल लेकर के आते हैं। अब आगे 34 नंबर के सूत्र में बतला रहे हैं। पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च
पुष्करवर नाम का जो तीसरा द्वीप है, तीसरे द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप, और पुष्करार्ध मतलब आधे पुष्कर को लेना। क्योंकि हम मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक कहाँ है, 2.5 द्वीप प्रमाण है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, इतने में क्या होता है, मनुष्य लोक होता है। तो तीसरा जो पुष्कर द्वीप है, उसमें पुष्करार्ध यानी आधे पुष्कर द्वीप के आधे भाग में संपूर्ण रचना धातकी खंड द्वीप के समान है। जम्मू द्वीप से दूनी हो गई धातकी खंड की, और धातकी खंड के बराबर हो गई अर्ध पुष्कर की। इसलिए 16 लाख योजन विस्तार वाले बलयाकार मानसोत्तर पर्वत है। कहाँ पर, पुष्करार्ध में। इस द्वीप में भी अपने परिवारों सहित पार्थिव पुष्कर वृक्ष हैं, इसलिए इस द्वीप का नाम पुष्करवड़ द्वीप है। अब इससे आगे मनुष्य, विद्याधर आदि कोई भी नहीं जा सकता है, इसलिए इसको मनुष्य लोक भी बोलते हैं। इसलिए सूत्र नंबर 35 आता है कि मनुष्य क्षेत्र कहाँ तक है, प्रांग मांसोत्तरान मनुष्य, प्रांग मांसोत्तरान मनुष्य। मानसोत्तरात् मनुष्या प्राक। मानसोत्तर नामक पर्वत है जो कि तीसरे नंबर के द्वीप में है, पुष्कर में। तो कहते हैं कि मानसोत्तरात् प्राक यानी मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले तक क्या कहलाता है, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य अर्थात मनुष्य रहते हैं। देखो, असंख्या द्वीप और समुद्रों में से मात्र 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रहते हैं, मतलब मनुष्य लोग बहुत कम है। 2.5 द्वीप के आगे विद्याधर तथा रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं जा सकते हैं, और मनुष्य लोक का विस्तार 45 लाख योजन हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 लाख योजन। 45 लाख योजन में क्या क्या आएगा, 2.5 द्वीप आएगा, 2 समुद्र आएंगे। दुगना दुगना विस्तार है ना, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख इस तरह बढ़ेगा इधर, 22 लाख है। देखो ऐसा हो जाएगा, जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर लवण समुद्र हो जाता है 4 लाख योजन का। हम्म। और उसके बाद धातकी खंड द्वीप आता है 8 लाख योजन का, और कालोदधि समुद्र हो जाता है 16 लाख का, और फिर पुष्करार्ध द्वीप आ जाता है 16 लाख योजन का। इस प्रकार एक तरफ से ले लो तो 22, दूसरी तरफ से 22, तो हो गए 44, और एक हो गया बीच का जम्मू द्वीप, तो हो गया 45। ऐसा समझ में, मनुष्य लोक का विस्तार कितना, 45 लाख योजन। कैसे बना, मूल में बीच में जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन का है, इस तरफ 22 लाख और उस तरफ 22 लाख, जो गोल परिधि जब बनेगी तो पूरी टोटल 45 लाख योजन बन जाता है। निधि बहन से हम समझ में आ रहा है। हाँ भैया जी। ठीक, बोलिए। भैया जी जो अर्ध पुष्कर द्वीप है तो उसका आधा विभाजन मानसोत्तर पर्वत करता है, हाँ, बीच में मानसोत्तर आएगा पर्वत, उसके बस मानसोत्तर पर्वत उसके बीच सेंटर में आ जाता है, गोल राउंड में। सेंटर में। हाँ। तो बस उससे इस तरफ का हो गया मनुष्य लोक, और उस तरफ का हो गया मनुष्य लोक के बाहर वाला। बस वो ही क्या करता है, उसकी व्यवस्था बना देता है पार्टीशन। जैसे बीच में यदि एक हॉल में एक दीवार बना दी जाए तो आधा भाग इस तरफ होता है, आधा भाग उस तरफ होता है। वैसे ही जो मानसोत्तर पर्वत ही उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मनुष्य उस पर्वत का उल्लंघन करके उस तरफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको मानसोत्तरात् प्राक यानी मानसोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य लोक होता है। तो इस समझ में आया, 5 पैंतल्ला होते हैं, मतलब 45 लाख योजन प्रमाण वाली 5 चीजें होती हैं। जब भी अपन कहें 45 लाख योजन, 45 लाख योजन की 5 चीजें हैं,
सबसे पहली चीज जो अभी अपन ने पढ़ ली, मनुष्य लोक। देखो, मनुष्य लोक कहना, मध्यलोक नहीं कहना। मध्यलोक और मनुष्य लोक में बहुत अंतर है। मध्यलोक में तो असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं, एक पूरा एक राजू प्रमाण होता है। लेकिन जो मनुष्य लोक है वो मात्र 2.5 द्वीप संबंधी विस्तार लेना, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र आएंगे उसमें, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो मतलब मनुष्य लोक मध्य लोक में बहुत छोटा सा है। जैसे सिंधु में बिंदु, सिंधु यानी सागर, बिंदु यानी जल की एक बूंद, ऐसे ही मनुष्य लोक तो असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में बिल्कुल एक बूंद के बराबर है। सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन प्रमाण है। और रिजु पटल, इंद्रक विमान, वह भी 45 लाख योजन है। और नीचे जो प्रथम नरक में जो पटल है वह भी 45 लाख योजन प्रमाण है। और सिद्ध लोक भी 45 लाख योजन है। सिद्ध लोक अलग है, सिद्ध शिला अलग। सिद्ध शिला जिस स्थान पर है उसी को सिद्ध लोक बोला जाता है। अब आगे सूत्र नंबर 36 चलता है। मनुष्यों के भेद इसमें बतलाए जाते हैं। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च, कहते हैं आर्या और म्लेच्छा, कहते हैं आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य कितने प्रकार के? मनुष्य 2 प्रकार के हुए, एक आर्य और दूसरा म्लेच्छ। आर्य उन्हें कहते हैं जो गुणों से सहित होते हैं अथवा गुणवान पुरुष जिनकी सेवा करते हैं वो आर्य कहलाते हैं। और म्लेच्छ वो कहलाते हैं जो गुण कर्म से हीन होते हैं, आचार विचार से भ्रष्ट होते हैं, जिनका धर्म कर्म से कुछ मतलब नहीं होता है, वे म्लेच्छ कहलाते हैं। ऐसे आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। अब आर्य मनुष्य भी 2 प्रकार के, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि से रहित आर्य। जो 8 प्रकार की रिद्धियों में से किसी भी एक रिद्धि के धारी होते हैं वो रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और जो 8 प्रकार की रिद्धियों में से किसी भी रिद्धि वाले नहीं हैं उनको अनार्य, आर्य तो कहते हैं लेकिन रिद्धि रहित आर्य बोलते हैं उनको। तो आगे सूत्र नंबर 37 चलता है। आज अपन तीसरा अध्याय पूर्ण कर रहे हैं। अब कर्म भूमियों के भेद बतला रहे हैं कि कर्म भूमियां 15 प्रकार की कर्म भूमियां होती हैं। कहाँ पर? 2.5 द्वीप में ही कर्म भूमियां हैं। 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की। इस प्रकार 15 कर्म भूमियां होती हैं। तो उनके भेद बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 37। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः, देव कुरुत्तर कुरुभ्यः भरतैरावत विधेयः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। तो बतला रहे हैं भरत, वो भी उठा लेना ग्रंथ आराध्य सूत्र।
भरत, ऐरावत और विदेह यानी विदेह क्षेत्र है। एक यहाँ कर्म भूमियों यानी कर्म भूमि के क्षेत्र हैं, अर्थात यहाँ पर कर्म भूमियाँ होती हैं। कहाँ कहाँ पर? भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में। अब विदेह क्षेत्र में भी पूरा विदेह नहीं लेना कर्म भूमि का। देव कुरु उत्तर कुरुभ्या अन्यत्र, देव कुरु और उत्तर कुरु के अलावा जितना विदेह क्षेत्र है, क्योंकि देव कुरु और उत्तर कुरु में तो भोग भूमि है, पहले अपन बताए हैं कि जो 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र में से देव कुरु उत्तर कुरु, विदेह क्षेत्र में से देव कुरु उत्तर कुरु वाला लेना, और बाकी हेमवत आदि जो क्षेत्र है ये सब क्या है? भोग भूमि के क्षेत्र हैं। कर्म भूमि के क्षेत्र भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में कौन सा विदेह लेना? देव कुरु और उत्तर कुरु के अलावा वाला जो विदेह है एक कर्म भूमि का स्थान है। इनको कर्म भूमि क्यों कहते हैं? तो कर्म भूमि इसलिए बोलते हैं कि जहां पर व्यक्ति सत्कर्म से अपनी आजीविका करता है, अस्सी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य से जीवों की आजीविका होती है, ये जीविकोपार्जन के कारण है। अस्सी मतलब तलवार चलाना, मतलब क्षत्रिय धर्म को निभाना। मसी मतलब लेखन कला के माध्यम से अपनी आजीविका चलाना, जो आजकल मुनीमी वगैरह जो चलती है, अकाउंटेंट वगैरह का जो काम करते हैं, ये सब मसी में आते हैं। कृषि के अंतर्गत होता है खेती करना, और विद्या मतलब विद्या अध्ययन अथवा विद्या का दान करना। शिल्प मतलब शिल्प कला, ये वस्त्र वगैरह बुनना, ये सब शिल्प में आ जाते हैं। बर्तन वगैरह बनाना, ये सब शिल्प में आते हैं। और वाणिज्य मतलब व्यापार, खाने पीने की वस्तु आदि का क्रय विक्रय करना, ये वाणिज्य में आता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में अस्सी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, इसलिए इनको कर्म भूमि बोलते हैं। सर्वोत्कृष्ट पुण्य एवं मुक्ति प्रदान कराने वाला कर्म इसी भूमि में संभव है, जहाँ पर ऊंचा से ऊंचा पुण्य किया जा सकता है और ऊंचे से ऊंचा पाप भी किया जा सकता है। क्योंकि भोग भूमि का जीव कभी नरक नहीं जाता है, भोग भूमि का जीव कभी भी नरक नहीं जाता है, भोग भूमि से जीव सीधा स्वर्ग जाएगा। और कर्म भूमि वाला नरक भी जा सकता है और कर्म भूमि वाला मोक्ष भी जा सकता है। तो नरक की यात्रा भी कर्म भूमि के जीव करते हैं और मोक्ष की यात्रा भी कर्म भूमि के जीव करते हैं। संयम का ग्रहण भी कर्म भूमि में ही संभव है, भोग भूमि में कोई भी जीव संयमधारी नहीं हो सकता है। गति जैसा ही होता है। अब देवों का जिस प्रकार सुख है, अब देवों के ज्यादा हैं भोग भूमि की अपेक्षा, काल मरण भी नहीं। उनकी आयु देवों की बहुत है, भोग भूमि की आयु कम है। अब आगे बतलाते हैं, मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु के बारे में बतला रहे हैं कि मनुष्य लोक में जो रहने वाले मनुष्य और त्रियंच हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। निरस्थिति परावरे त्रिपल्यो पमांतर मुहूर्ते, निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निरि बोलते हैं मनुष्य, स्थिति यानी आयु, मनुष्यों की पर आने उत्कृष्ट और अवरे यानी जघन्य। परावरे, पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट और अवर आने अपर, अपर आने जघन्य। परापर, पर अपर अथवा पर अवर, तो यहाँ पर अवरे लिए परावरे।
पर का अर्थ लेना, उत्कृष्ट यानी मनुष्यों में अधिक से अधिक आयु कितनी होगी, 3 पल्ल की होगी। और जघन्य कितनी होगी, अंतर मुहूर्त की होगी। किसी जीव ने जन्म लिया और अंतर मुहूर्त की आयु के साथ उसने भोगा और उसके बाद मरण को प्राप्त हो गया। और अधिक से अधिक जिएगा मनुष्य तो 3 पल्ल कहाँ, भोग भूमि की आयु 3 पल्ल की है। तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम प्रमाण तथा 63 का पुरुष एवं चरम शरीरी पुरुषों को छोड़कर शेष कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्यों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त मात्र है। क्योंकि ये 63 का पुरुष और चरम शरीरी पुरुष, इनकी जघन्य आयु नहीं होती। 3 पल मतलब ये 1 पल बतला दिया, असंख्यात वर्ष का 1 पल। तो कहने का मतलब है असंख्य के लिए पल से ही मापा जाता है। अधा पल, उधार पल, 3 प्रकार के पल। पल उद्धार पल उसको लेकर बनाता है। भैया जी वरना, भैया जी तो ये भोग भूमि के मनुष्यों की आयु शलाका पुरुषों से भी अधिक ही है हमेशा। सलाका पुरुषों से अधिक है, अधिक है। अधिक है। और जी संख्या है, वह संख्या ये हमारे 63 पुरुषों की जो आयु संख्यात वर्ष में आती है, संख्यात वर्ष इसकी संख्या है। और जो पल्ल की आयु है वो असंख्यात में आ जाती, असंख्यात वर्ष प्रमाण। त्रयंचों की आयु के बारे में बतला रहे हैं अब। त्रयग योनिजानाम च, त्रयग योनिजानाम च, त्रयग योनिजान, त्रयग योनिज यानी त्रयंच योनि से जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं उनकी उत्कृष्ट आयु भी इतनी ही है और उनकी जघन्य आयु भी इतनी है। क्या शब्द इस बात को बतलाता है कि जितनी मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु थी, जघन्य आयु थी, उतनी ही त्रियंच गति के जीवों की भी उत्कृष्ट और जघन्य आयु है। तो उत्कृष्ट आयु त्रियंचों की वहीं मिलती है भोग भूमि में। हाँ, जघन्य आयु त्रियंचों की मिलती है अपने कर्म भूमि के त्रियंचों में। अब त्रियंच जीव भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय। एकेंद्रीय में तो स्थावर आए, विकलेंद्रीय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आए, और पंचेंद्रीय में संगी और असंगी 2 प्रकार के जीव आ जाएंगे। इस प्रकार आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 3य अध्याय पूर्णता को प्राप्त हुआ। मध्यलोक और अधोलोक का वर्णन 3रे अध्याय में हो गया। जैसा कि बतलाया था, प्रथम अध्याय से 4थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो जीव तत्व का चिंतन इसी आधार पर हमें करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जीव के भाव कितने हैं, जीव के गुण स्थान कितने हैं, जीव के जीव समाज कितने हैं, जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, जीवों के कौन कौन से भेद हैं, ये सब पढ़ोगे तो आपका चिंतन उत्कृष्ट होता है। जीव का अधोलोक में जीव कहाँ है, मध्यलोक में जीव कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में जीव कहाँ तक हैं, इस प्रकार की चर्चा करना, ये सब आपको धर्म ध्यान का कारण बनता है। इस प्रकार 3य अध्याय पूर्ण हुआ। 4th अध्याय से अब अपन कल कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आज और किसी को कुछ पूछना हो, 3य अध्याय, 2य अध्याय अथवा प्रथम अध्याय के संदर्भ में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को तत्वार्थ सूत्र विषय कोई विषय जानकारी हासिल करना हो तो कर सकते। चलो, कल है 19 तारीख। 20 तारीख से हम द्रव्य संग्रह की कक्षा भी इसी कक्षा के साथ लेंगे। जिन लोगों को भी द्रव्य संग्रह भी पढ़ना है और तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ना है, दोनों विषय आपको पढ़ना है, तो प्रारंभ में कुछ मिनट, 10-15 मिनट हम द्रव्य संग्रह को देंगे
और शेष 25 मिनट का समय तत्वार्थ सूत्र को मिलेगा, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र हमारा मुख्य विषय चल रहा है। द्रव्य संग्रह भी लोगों के लिए गाथाओं का उच्चारण और उसका अर्थ भी बताएंगे। भैया जी, मतलब भैया जी आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए थोड़ा, कैसा रहा? आज आज ही बता दें कि कल बताएं, बताओ। आपकी इच्छा है। अभी मतलब आज लोग कुछ कम हैं क्लास में, फिर भी बता देते हैं। आप लोगों की इच्छा तो रहती ही है कार्यक्रम कैसा हुआ। तो 2 दिन का कार्यक्रम था, कल और आज। दोनों दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, सटीक हुआ, बहुत सफलतापूर्ण हुआ। जब आप लोग झलकियां तो देखेंगे ही, आपके पास तक झलकियां शायद पहुंच गई होंगी। पहुंची कि नहीं अभी कुछ झलकियां? शायद देख नहीं पाए। भैया जी कल के कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें डली थी। हाँ, तो आज आज के अभी बहुत व्यस्त दोपहर तक तो नहीं थी, कार्यक्रम। अब आगे में तो। आज व्यस्त कार्यक्रम था, इसलिए उनको टाइम भी नहीं मिल पाया होगा सेंड करने का। तो पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी का सानिध्य रहा और सब लोगों का सहयोग। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग कल्पना से परे इस सब बात को समझेंगे कि इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम बिना चू की आवाज किए, इतने पूरी बीना जैन समाज और आसपास के भी सारे लोगों का आगमन, और सब अपने काम में लगे रहते हैं। और खाने वाले खाते हैं, परोसने वाले परोसते हैं। लेकिन कहीं किसी की चूक की आवाज कहीं से नहीं आएगी। आपने देखा, ये भी यहाँ का अतिशय है। श्रद्धाम के परिसर का ऐसा अतिशय है, मतलब 300 लोगों का भोजन तो सिर्फ कुएं के जल वाला भोजन बना था। 300 लोग प्रतिमाधारी शुद्धि का भोजन करने वाले लोग, सब सुन रहे हैं ना? 300 लोगों के लिए तो बिठा करके बाकायदा, जैसे आप लोग अपने घर पर भैया जी दीदी जी, कोई ब्रह्मचारिणी भैया दीदी जी आते हैं। यदि रश्मि जी को मालूम है कि जब हम विदिशा आए थे, तो आपको हमारे यार कराने के लिए कितने दिन पहले से आप तैयारी में लग गई थी ना? वरना भैया जी ने भी अजी वहाँ बीना की व्यवस्था तो वाकई में बहुत उत्कृष्ट है। हम लोग पिछली बार हमारा पहुंचना हुआ था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और हमारी इच्छा इस समय की बहुत थी, लेकिन हम कुछ परिस्थितिवश आ नहीं सके। चलो लेकिन ठीक। कार्यक्रम बहुत शानदार होता है वहाँ का, इसीलिए हमें कौतूहल रहा कि पूछे आपसे कैसा क्या रहा। हमें भी कौतूहल रहता है सुनाने का, सुनाने का भी रहता है और प्रतिक्रिया जानने का भी रहता है हमको। तो मतलब 300 लोग, उनको थाली में भोजन कराना, बैठ कर के भोजन कराना, और सबके लिए व्यवस्थित तरीके से, जैसे सम्मानपूर्ण दृष्टि से। और भोजन जो हमारे यहाँ बीना में जितने संगठन, महिला संगठन हैं, ये सिर्फ मंची प्रदर्शन के लिए नहीं है। हमारे यहाँ बीना के संगठन, हम जब भी मीटिंग करते हैं, सारे संगठन की महिलाएं आती हैं और उनके मुख से एक ही चीज निकलती है, भैया जी आप आदेश दीजिए हमें क्या करना है। बस सीधा यही कहती हैं, आप तो आदेश दीजिए हमें क्या करना है। तो आज भी 2500 महिलाएं, जैसे महाराज जी के लिए पड़गान आदि करने के लिए शुद्ध वस्त्र, हथकरघे की साड़ियाँ वगैरह पहन करके महाराज जी के सामने पड़गान के लिए खड़ी होती हैं। ऐसी 2500 महिलाएं बराबर अपने निर्धारित समय पर यहाँ पर पहुंच करके सब वृत्तियों को, त्यागी वृत्तियों को, जितने लोग आए समाज वाले, प्रतिमाधारी बीना में भी लगभग सारे, बीना में लगभग 100 प्रतिमाधारी लोग हैं, जो दूसरी प्रतिमा से लेकर तीसरी चौथी पांचवी आदि प्रतिमाओं का पालन करते हुए घर में रह रहे। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो किसी किसी नगर में 2-4 प्रतिमाधारी भी नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ बीना की भी एक उपलब्धि ये भी है यहाँ समाज की। और यहाँ पर मतलब जो कह दिया जाता है, एक उसका अंशतः पालन सभी लोग करते हैं। कूपन सिस्टम बनाया था इस बार, कूपन का कोई शुल्क नहीं था, लेकिन ये व्यवस्था बनाई थी वृत्तियों के लिए कि कूपन लेकर के ही जाना है और कूपन के अनुसार आपको बैठक व्यवस्था में सहभागिता करना। बिल्कुल बराबर सब लोगों ने कूपन लिए और कूपन लेकर के भी अटेंडर ने जहां उनको बिठाया वहां बैठे।
और मान लीजिए यदि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक जनता एक स्थान पर बैठी रहे, ये भी बड़ी बात होती। नहीं तो लोग घंटे 2 घंटे के बाद भागने लगते हैं, ऊबने लगते हैं। लेकिन आज 11 बजे और 11:15 बजे तक महाराज जी का प्रवचन हुआ, तो जनता बिल्कुल वहां बराबर बैठी रही। 2 बजे वापस भी आ गए। हाँ, और जो आने वाले 2 बजे आए वो कुछ तो गए भी नहीं। अधिकतर तो हाँ आते हैं। महाराज